Hello, everybody, and welcome back. So please keep your texts with you. O to Nightingale की बात इस सेशन में करते हैं. उसको डिटेल में थोड़ा करते हैं, ठीक है. I'll start by reading and then explaining. Ode to the Nightingale. We all know John Keats is famous, very, very famous for writing all these odes that he has written. Ode is like, just a second. Yeah. So I hope you all have your texts with you now. So it's like a tribute. It's like he's talking to this, and John Keats has beautifully talked about nature in his works. हर एक नेचर पोएट है, वर्ड्सवर्थ है, शेली है, कीट्स है, लेकिन तीनों का जो राइटिंग का स्टाइल है ना वो बहुत डिफरेंट है. जहाँ पे शेली एक रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ अ पोएट है, हमेशा एक रिबेलियस अपने वर्क्स में दिखाते हैं. वर्ड्सवर्थ को देखो तो वो एक अर्बन सेटिंग की और एक रूरल सेटिंग की बात करते हैं, नेचर की सेटिंग की वो बात करते हैं कि किस तरह से नेचर हमारे लिए एक पीस ऑफ माइंड लेके आता है, ट्रैंक्विलिटी लेके आता है. जॉन कीट्स एस्केप की बात करते हैं, हाउ ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन टू दिस ब्यूटिफुल world of nature, but then he also knows that he is in the reality. He has to come back to reality every time. He's reminded of that reality each time. Let's start. My heart aches and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate into the drains. 1 minute passed and Leith wards had sunk. इतना पढ़ के बताती हूँ फिर. तो स्टार्टिंग ही ये ड्रग्स और पॉइजन से कर रहे हैं. So he says, my heart aches and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk. एक कन्फेशन दे रहे हैं, फिज़िकल कन्फेशन भी है, एक इमोशनल डिस्कम्फर्ट की बात भी कर रहे हैं कि मेरा दिल बहुत दुख रहा है. ऐसा लग रहा है कि मैं इतना डल हूँ, मैं इतना लथार्जिक हो गया हूँ, जैसे कि मैंने हेमलॉक पी लिया हो, मैंने वो पॉइज़न पी लिया हो. हेमलॉक क्या है? इट्स अ प्लांट बेस्ड पॉइज़न होता है विच गिव्स यू स्लीप, इवन डेथ. जैसे कि सोक्रेटिस का जो एग्जीक्यूशन हुआ था वो हेमलॉक दे के किया गया था. सो दिस ड्राउजी नम्बनेस इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट. ठीक है, इट्स नॉट कि अच्छा ड्रग्स लेके वो हेलुसिनेशन में चला गया है, बहुत प्लेजेंट अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है. इट पेन्स हिज सेंसेस, ही इज सेइंग, नो, सजेस्टिंग दैट देयर इज अ मेंटल फॉग और एन इमोशनल ओवरवेल्म. So not literal poison, but of course it's a poetic metaphor for his state of mind, his trance-like state of mind. Next line is, or emptied some dull opiate. Again, opiate is a drug. तो ऐसा लगता है कि जैसे एक मैंने opiate अपनी drugs में डाल लिया. And 1 minute passed and Leith wards had sunk. Leith ward had sunk is a very crucial line here. Leith is one of the rivers, Greek underworld. Now, Keats is known for his Hellenistic praises. ग्रीक कल्चर को अपने वर्क्स में इन्होंने डाला हुआ है, प्रेज किया है बहुत सारा. तो लीथ इज़ वन ऑफ द रिवर्स ऑफ द ग्रीक अंडरवर्ल्ड, बट अंडरवर्ल्ड. उसके जो वाटर्स हैं दे कॉज फॉरगेटफुलनेस. तो देख रहे हो आप फर्स्ट स्टैंजा में वो बार बार कभी वो पॉइजन ले रहे हैं, कभी वो ओपिएट ले रहे हैं, आप वो लीथ उस रिवर की बात कर रहे हैं जो आपको भुला देता है सब कुछ. And it feels its effects is just kicking in. He feels that Leith wards had sunk. So the speaker feels as though he's slipping into this oblivion, losing conscious memory.
Next, it is not though it is not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness. अब वो क्विकली क्लैरिफाई भी कर रहे हैं यहाँ पे दैट ही इज़ नॉट एनवियस. अब नाइटिंगेल से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट एनवियस ऑफ द नाइटिंगेल्स जॉय. इंस्टेड उसका जो अपना सेंस है ना मेलनकली का, इट स्प्रिंग्स फ्रॉम बीइंग टू हैप्पी इन द बर्ड्स हैप्पीनेस. बर्ड की हैप्पीनेस में ही खुश हो रहा है. सो दिस कॉम्प्लेक्स इमोशन, जो इमोशनल रिस्पॉन्स है इनका, कीट्स का, ये रिफ्लेक्ट करता है नेगेटिव कैपेबिलिटी को भी, विच इज़ द कैपेसिटी टू होल्ड द कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स विदाउट ट्राइंग टू रिजॉल्व दैम, जस्ट बीइंग ओके विद दीज कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स. कि अभी मैं बहुत it is paining my sense also, but I am also happy because you are happy. That thou light-winged dryad of the trees in some melodious plot. The nightingale is here likened to a dryad. Dryad एक tree nymph है, Greek mythology again. Emphasizing उसका जो mythical या ethereal quality है उसको emphasize किया है. So it lives in this melodious plot. It's a place of music and nature. And ये जो phrase है ना, इसमें musical beauty भी है और natural imagery भी है, suggesting this magical realm of that the bird inhabits. तो एक bird जिस state of mind में है या bird जिस जगह पे रहता है, उसको एक magical realm की तरह उन्होंने दिखाया है कीट्स ने. So that thou light-winged dryad of the trees in some melodious plot of beacon green and shadows numberless, singest of summer in full-throated ease. जो बीच ट्रीज़ हैं, beacon green, वो एक ग्रीन, एक शेडेड सा हेवन बना रहे हैं, ठीक है. एंड द शैडोज नंबरलेस, ये इम्प्लाई कर रहे हैं एक ऐसा प्लेस विच इज़ रिच इन नेचर्स टेक्सचर्स. ऑफ कोर्स अगर बहुत सारी शैडोज़ हैं तो बहुत सारे ट्रीज़ हैं और हिडन सी लाइफ है ना, फॉरेस्ट टाइप. द बर्ड सिंग्स ऑफ समर. समर रिफ्लेक्ट्स समथिंग हैप्पी हियर ऑफ कोर्स, एंड इट डज सो विद फुल थ्रोटेड ईज. जब नाइटिंगेल गाती है तो कैसे गाती है, आप सबने सुना है, फ्रीली, एफर्टलेसली, जॉय, एज इफ पता नहीं कितनी खुश है. तो ये फर्स्ट स्टैंजा है. फर्स्ट स्टैंजा में आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेंगे. स्टार्टिंग के 3 लाइन्स में अपनी पेन, नेक्स्ट 3 लाइन्स 4 लाइन्स में नाइटिंगेल का जॉय, हैप्पीनेस, है ना. तो फर्स्ट स्टैंजा की बात करें तो कीट्स जो हैं वो एक स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स के साथ शुरू करते हैं. मेलनकली है, एक्सटेसी है, एंड इज़ ओवरवेल्म्ड बाय दिस सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल. एंड इट इज़ नॉट आउट ऑफ एनवी, बट बिकॉज of its unburdened joy. किस तरह से एकदम फ्री स्पिरिट है वो, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट stanza. Oh, for a drought of vintage that hath been cooled a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green, dance and provincial song and sunburnt mirth. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ही इज़ लॉन्गिंग फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज. ड्रॉट ऑफ विंटेज इज़ वाइन, सो इज़ लॉन्गिंग फॉर वाइन, एजड वाइन मुझे चाहिए, दैट हैज़ केप्ट कूल एंड इट हैज़ बीन बेरीड इन द अर्थ. एज जो एक कस्टम हुआ करता था एंशियंट वाइन सेलर्स का, वो अर्थ के नीचे उसको रखा जाता था टू एज नाइसली. So, oh, for a draught of vintage that hath been cooled a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green. Now he's imagining कि ये जो wine है, he's imagining this wine to carry the essence of spring and of rural life. Flora, it's Roman goddess of flowers, symbolizing fertility, symbolizing bloom. Provincial song क्या है? It refers to this joyful and courtly songs of
द प्रोविंस, द सर्दर्न फ्रांस वाला जो एक एरिया है, प्रोविंस. सो इट्स लिंक्ड विद ट्राबाडोर पोएट्री, जो जैसे ओल्ड इंग्लिश में चले जाओ तो पोइट्स को एक अलग नाम से जाना जाता था. फ्रांस में ट्राबाडोर्स कहते थे पोइट्स. तो इट्स लिंक्ड विद दैट ट्राबाडोर पोएट्री एंड सेलिब्रेशन. सनबर्न्ट मर्थ, 3-4 फ्रेजेज है उनको बता रही हूँ. सनबर्न्ट मर्थ क्या है? इट कन्वेज द earthly, physical joy of these peasants who are working and laughing under the sun. Wholesome, एक rustic experience, एक rustic happiness को यहाँ पे उन्होंने explore किया है. ठीक है, तो tasting of flora, पूरी लाइन पढ़ती हूँ. Oh, for a draught of vintage that had been cooled a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green, dance and provincial song and sunburnt mirth. Oh, for a beaker full of warm south, full of the true and blushful hippocrene. अब वो एक अलग ही तरह की वाइन को इमेजिन कर रहा है. दिस टाइम इट इज़ फ्रॉम द वार्म साउथ. देखो हर एक जगह की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है वो थ्रू दिस मेटाफोर ऑफ वाइन. सो नाउ इज इमेजिनिंग अनदर काइंड ऑफ वाइन. दिस time it is from the warm south, which likely refers to Mediterranean, evoking heat, passion and richness. Hippocrene, another mythological spring of the Muses on Mount Helicon. एक giant poetic inspiration कहते हैं. आपको बहुत सारा mythology मिलेगा जॉन कीट्स में, तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत mythology के बारे में. अब जो ये वाइन है, ही नाउ डिज़ायर्स, इज़ नॉट जस्ट इंटॉक्सिकेटिंग. ऐसा नहीं है कि वाइन सिर्फ उसको नशा करवा देगा, बट इट इज़ क्रिएटिवली एंड इमेजिनेटिवली लिबरेटिंग ऑल्सो. द ड्रिंक ऑफ पोएट्री इट सेल्फ. ठीक है, with beaded bubbles winking at the brim and purple strained mouth. एक बड़ी sensuous imagery है. Bubbles of the wine, जो wine में bubbles हैं, wink at the edge of the cup, very playful, very inviting, you know. Edge of the cup पे वो wink कर रहे हैं as if they are inviting you to drink it. The purple stained mouth could be both the mouth of the beaker जिसमें wine है, or the human mouth which is stained after drinking the wine. So again emphasizing sensory richness, the color of this imagined drink also. Red wine पी रहे हैं. That I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest dim. Last line में पता लग रहा है कि क्या चाह रहे हैं. Desire क्या है इनकी? मुझे भी ले चल अपने साथ. I want to escape this world. टू ड्रिंक वाइन पी के ही वो उस वर्ल्ड में एस्केप करना चाह रहे हैं शायद. टू ड्रिंक वाइन एंड टू वैनिश, लीविंग बिहाइंड द केयर्स ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ. इतनी सारी टेंशन, रोज़ की टेंशन को मैं बस एक दिन, थोड़े दिन के लिए मुझे आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दे मुझे. सो ही विशेज़ टू, एवरीबडी वॉन्ट्स व्हाट कीट्स वॉन्ट्स. ही विशेज़ टू फॉलो द नाइटिंगेल इन टू द फॉरेस्ट. मेटाफॉरिकली इट्स अ स्पेस ऑफ मिस्ट्री, hiding, nature, and of course possible transcendence. Fade away जो है यहाँ पे, and with thee fade away into the forest dim. Fade away, it can refer to death, it can refer to dissolution of the self, but it is not in the negative sense. He only wants to be gone for a little while. Next stanza. Fade far away, so he's repeating, fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves hath never known. He's imagining again, you know, merging with the nightingale's world. अब फर्स्ट 2 स्टैंजाज में पूरा बिल्ड कर दिया इन्होंने. फर्स्ट में कह रहे थे मुझे बहुत डलनेस फील हो रही है, जैसे मैंने ओपियम ले लिया है, जैसे मैंने हेमलॉक पी लिया हो, जैसे मैं लीथ के वाटर में चला गया हूँ, मैं सब भूल रहा हूँ. ये सारी इंडिकेशंस थी कि ही इज़ इन सम काइंड ऑफ सैडनेस एंड ही वांट्स टू एस्केप. अब ये कह रहे हैं कि ही वांट्स टू मर्ज विद द नाइटिंगेल्स वर्ल्ड, जहाँ पे वो फेड अवे हो जाएं, डिज़ोल्व हो जाएं. ही वांट्स टू लूज़ हिज अर्थली
consciousness and forget the painful realities of human life. So he says, what thou among the leaves hath never known. तो नाइटिंगेल एक बर्ड है जो नेचर में रह रही है, उसको ह्यूमन सफरिंग के बारे में कुछ नहीं पता. It lives instinctively, free from this consciousness of pain, aging or death. Next line, the weariness, the fever and the fret here where men sit and hear each other groan. Very powerful summary of human suffering. The weariness is जब आप थक जाते हो, बहुत हार्ड वर्क कर लिया है, टायर्ड हो गए हो. Fever and fret, they evoke it's not just physical pain, but it is also mental and existential anguish that he feels. People are portrayed as passively suffering. घर पे बैठ के भी आप थक जा रहे हो ना, मेंटल थकान इतनी है. अब हम लोग, आप और मैं दोनों ही ऑलमोस्ट पूरे दिन स्क्रीन पे हैं. शाम को लगता है यार इतनी थकान हो गई है कि किया क्या, बैठे तो हैं स्क्रीन के आगे, बट मेंटली यू आर सो एग्जॉस्टेड. इट्स सफरिंग, as though life is a hospital ward or a place of shared agony. It is a shared agony. Claustrophobic image इन्होंने दिखाई है of human condition. Next is where palsy shakes a few sad last grey hair, where youth grows pale and spectre thin and dies. तो यहाँ पे कीट्स ने जक्स्टापोज कर दिया है द डीके ऑफ द ओल्ड एज, शेकिंग पालसी बताया ना, वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू, ग्रे हेयर की बात कर रहे हैं, तो ओल्ड एज की बात कर रहे हैं. एंड ट्रेजेडी ऑफ यूथ हु आर डाइंग प्री मच्योरली. अब उस टाइम पे Keats himself, Shelley, all of these people died very young. Not Wordsworth, but others. Keats died of tuberculosis. इस टाइम पे उनकी पूरी फैमिली, almost all of his family members died of tuberculosis young, very very young. तो यहाँ पे वो juxtapose कर रहे हैं इस imagery को कि the decay of old age with the tragedy of youth dying prematurely. Spectre thin, where youth grows pale and spectre thin. It's a very haunting phrase, It describes the ghost-like appearance of someone who is very close to death. बिल्कुल ऐसे skeleton की तरह पतला, highlighting the frugality of life. Next is where, but to think, to be full of sorrow and leaden-eyed despairs. So, where, but to think is to be full of sorrow, becoming a burden. In this world, awareness is painful. So merely thinking brings sorrow and despair. आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़े केयर फ्री लगते हैं हमें, क्यों? ओवर थिंकिंग नहीं करते. लेकिन कुछ लोग हम में से बहुत सारे होंगे जो ओवर थिंक करते हैं. So I am in that category also. Overthink, always thinking. It doesn't stop. So ये भी एक it's not a blessing, all the time. It's painful. Awareness is painful, he says. Leaden-eyed despairs. Emotional और spiritual heaviness को describe कर रहे हैं. Eyes which are weighed down with depression or hopelessness. Where beauty cannot keep her lustrous eyes or new love pine at them beyond tomorrow. Even beauty, जिसमें romantic poetry is often eternal and uplifting, cannot endure in the human world. Beauty भी human world में endure नहीं कर रही है. Her lustrous eyes will eventually become dull, dim. So where beauty cannot keep her lustrous eyes or even love pine at them beyond tomorrow. Likewise new love. नया प्यार होता है तो बटरफ्लाइज होती हैं, पैशन होता है, लॉन्गिंग होती है ना, वो भी शॉर्ट लिव्ड है. लेकिन
उसके बाद क्या खत्म. सो इट पाइन्स टुडे बट इट कैनॉट सर्वाइव टुमारो. ये जो लाइन है वेयर ब्यूटी कैनॉट, इस लाइन में डेकेडेंस की थीम है ना, इम्पर्मानेंस की थीम है, नथिंग लास्ट्स फॉर एवर. ये जो फाइनल कपलेट है इट अंडरस्कोर्स ट्रांजियंस, द इनएबिलिटी टू ऑफ इवन द मोस्ट जॉयस एंड पावरफुल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस टू एंड्योर. लव, ब्यूटी बहुत पावरफुल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो भी हमेशा नहीं टिकते. दे विल ऑल्सो पास अवे, ट्रांसेंड. नेक्स्ट स्टैंजा. Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus or his bards. Another reference of Greek mythology, Bacchus. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक डिसाइसिव इमोशनल लीप ये ले रहे हैं. ही क्राइज अवे अवे, एक अर्जेंट डिज़ायर दिखा रहे हैं टू एस्केप रियलिटी एंड टू रीच दिस नाइटिंगेल्स रियल्म. बट ये जो एस्केप है इट विल नॉट बी थ्रू वाइन. इट इज़ नाउ वाइन. देखो बैकस वॉज इज नोन एज द गॉड ऑफ वाइन, गॉड ऑफ फर्टिलिटी. सो दिस टाइम इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद वाइन. द रोमन गॉड, सॉरी ग्रीक नहीं, इस टाइम रोमन है. बैकस इज रोमन गॉड. ग्रीक रोमन इक्विवेलेंट आपको मिल जाएंगे दोनों में. सो ही इज़ ऑफन डिपिक्टेड राइडिंग अ चैरियट जिसको लेपर्ड्स पुल करते हैं. अगर आप कुछ पिक्चर्स देखोगे ना बैकस की, तो कुछ पिक्चर्स तो छोटे बैकस की है विद अ टियारा. कुछ पिक्चर्स में आपको राइडिंग चैरियट यू विल फाइंड हिम पुल्ड बाय लेपर्ड्स. सो ही हैड अर्लियर लॉन्ग्ड फॉर वाइन. यू नो स्टैंजा 2 में हमने देखा कि ही वांटेड वाइन टू एस्केप दिस रियलिटी. मे बी ही वाज अगेन देयर ऑल्सो रेफरिंग टू बैकस. बट नाउ इन दिस फोर्थ स्टैंजा he abandons this idea of physical intoxication कि अब मुझे कोई नशे की ज़रूरत नहीं है to escape reality. But on the viewless wings of poesy, through the dull brain perplexes and retards. So now he speaks of poetry, poetry or imagination के through he wants to escape, to fly to the nightingale. So these are, you know, viewless wings. इनविजिबल हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं. पोइट्री कैन टेक यू समवेयर एल्स. अगर आप लोग सुन रहे हो ध्यान से इस पूरी पोम को, मेरे साथ बने हुए हो अभी तक, तो इट विल टेक यू समवेयर एल्स इन अनदर मूड इटसेल्फ. दैट्स द पावर ऑफ पोइट्री. दैट्स द पावर ऑफ इमेजिनेशन. इमेजिनेशन ट्रांसेंड्स फिजिकल रियलिटी, बट ही एक्नॉलेजेस अ लिमिटेशन. व्हाट? हिज डल ब्रेन, which is weighed down by thought or mortality, weighed down by the thoughts of the human world. It tries to hold him back, making this flight difficult. There is this conflict between inspiration and human limitations. Already with thee tender is the night and happily the queen moon is on her throne. एक sudden shift हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इमेजिनेशन जीत रहा है. देयर इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ इमेजिनेशन. ही फील्स कि मैं तो तुम्हारे साथ पहुँच चुका हूँ. ऑलरेडी विद यू, ऑलरेडी विद दी इन द इज़ द नाइट, टेंडर इज़ द नाइट. ही फील्स ही इज़ ऑलरेडी विद द बर्ड. एंड नाइट को टेंडर अब बता रहे हैं ये. सो वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल एंड मैचिंग दिस मूड, एथरियल मूड. एंड हैप्पली द क्वीन मून मून को पर्सोनिफाई किया है. एक रोमांटिफिकेशन कर दिया है मून का. इज इमेजिन्ड रूलिंग द स्काई, इन्हेंसिंग, यू नो, द ड्रीम लाइक एटमोसफेयर, क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेस. सो मून जो है वो फेरी लाइक स्टार्स से सराउंडेड है. एक मैजिकल इंचेंटेड रियल्म बन रहा है यहाँ पे. द नाइट स्काई इज सीन एज सेलेस्टियल कोर्ट. But here there is no light, save what from heaven is with the breezes blown through verdurous glooms and winding mosses ways. So a contrast here is drawn between the imaginative night sky above
एंड द अर्थली फॉरेस्ट बिलो, जहाँ पे स्पीकर बैठा हुआ है. यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं है, यहाँ पे सब कुछ डल है, डिम है, फिल्टर्ड लाइट पहुँच रही है, ड्रिफ्टिंग थ्रू द वर्डरस ग्लूम्स, दैट इज़ लीफी शैडोज़ है, विंडिंग मॉसेस वेज, फॉरेस्ट के जो पाथ्स हैं. सो दीज लाइन्स दे कंबाइन वेरी रिच imagery. Next, I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs. But in embalmed darkness, guess each sweet wherewith the seasonable month endows. अब स्पीकर जो है वो एक्नॉलेज कर रहा है दैट मैं ना ऑलमोस्ट डार्कनेस के पास हूँ. It's a symbolic and also literal condition. He cannot see the flowers around him. हो सकता है रात हो गई है literally और उसको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन also the internal darkness. So he cannot see the flowers around him or the soft incense, which is the scent of the blossoms hanging from the tree branches. So the line contrasts physical absence भी है और sensory richness भी है. He feels and imagines more than he sees, emphasizing a romantic, trust in intuition and imagination. Despite this darkness, the speaker can guess each sweet. He says ना, but in embalmed darkness, guess each sweet. हर एक flower की fragrance को वो feel कर सकता है, because heightened sense है. ऐसा होता है ना, एक सेंसरी अगर नहीं चल रही तो दूसरी सेंस आपका हाइटेंड हो जाती है. देयर इज दिस फ्रेज embalmed darkness, वेरी स्ट्राइकिंग. सो इट इवोक्स अ डार्कनेस जो प्रिजर्व्ड भी है, फ्रेग्रेंट भी है, सेक्रेड भी है, embalmed, something which is very holy. The grass, the thicket and the fruit tree wild. तो यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं वो मे अडोर्निंग ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंडस्केप. ग्रास है, चाहे डेंस थिकेट्स हैं या वाइल्ड फ्रूट ट्रीज हैं. वाइल्ड, इट कंटिन्यूज कीट्स लव फॉर दिस अनटेम्ड नेचर. White hawthorn and the pastoral eglantine. So he begins naming specific spring flowers now. White hawthorn, it's a fragrant white blossomed tree which is common in English countryside. Pastoral eglantine, another name for wild rose. Fast fading violets covered up in leaves. Violets, they symbolize modesty, transience. They are already fading. It's a reminder of impermanence. Even in the Edenic setting, they are covered up in leaves, hidden from sight, reinforcing the theme of the unseen and the fleeting. And the mid-May's eldest child, the coming musk rose, full of dewy wine. Mid-May's eldest child, it refers to musk rose, एक richly scented flower. तो इन सारी लाइन्स में इन्होंने नेचर की अलग अलग फ्लावर्स की बात की है. So this musk rose, it blooms a little later than the others. The murmurous haunt of flies on summer eves. Musk rose जो है, it becomes a murmurous haunt, मतलब एक gentle buzzing haven जहाँ पे flies पूरी gather हो रही हैं उसके आसपास warm summer evening में. तो बहुत sensual और auditory image evoke हो रही है. Next stanza. Darkling I listen, and for many a time I haven't been half in love with easeful death. So the speaker here listens, darkling in the night, emphasizing what? The night time setting और उसका meditative mood. और वो confess कर रहा है that often before he has felt half in love with easeful death. He finds this idea of gentle, painless death very attractive. तो बस ऐसे
बैठे बैठे मैं चला जाऊं तो ठीक है. Called him soft names in many amused rhyme to take into the air my quiet breath. डेथ को पर्सोनिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एज अ जेंटल बीइंग, जिसके लिए वो पोइट्री लिख रहे हैं. सॉफ्ट नेम्स बुला रहे हैं उसको म्यूज्ड राइम्स में. तो डेथ को रोमांटिसाइज कर दिया यहाँ पे. नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, टू सीज अपॉन द मिड नाइट विथ नो पेन. अगेन वही सराउंडेड बाय डार्कनेस. नाइटिंगेल का जो इंटॉक्सिकेटिंग सॉन्ग है, तो डेथ फील्स स्पेशली डिज़ायरेबल हियर. रिच टू डाई, it suggests that death now feels beautiful, abundant, luxurious. So seizing with no pain evokes this perfect painless moment of departure. While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy, bird तो गा रहा है अपना पूरा प्योर जॉय, अपना पूरा हार्ट निकाल के गा रहा है, seemingly without awareness of death or suffering. द जक्स्टापोजिशन इज़ वेरी पावरफुल. स्पीकर जो है वो डेथ को यर्न कर रहा है. नाइटिंगेल इटर्नल जॉय, इटर्नल सॉन्ग, लाइफ बियॉन्ड डीके को रिप्रेजेंट कर रही है. स्टिल वुडिस्ट दाउ सिंग एंड आई हैव ईयर्स इन वेन टू दाई हाई रिक्वियम बिकम अ सॉड. सो इवन इफ द स्पीकर वर टू डाई, द नाइटिंगेल वुड कंटिन्यू टू सिंग इट्स सॉन्ग बियॉन्ड mortality, unlike the human condition. So he imagines him dead, a sod, unable to hear, even through the bird's requiem. Requiem is a funeral song. Would still be sung. तो ये वो तब भी गाता रहेगा, even if I will not be able to hear. So this is a moment of emotional and philosophical climax, you know. He would lose the very song he worships if he dies. Next stanza, 7th stanza. Thou wast not born for death, immortal bird. No hungry generation tread thee down. So you were not born for death. Directly address कर रहे हैं अब नाइटिंगेल को. Unlike humans, you were born to live, die and are replaced by hungry generations. No hungry generations tread thee down. So ये शेक्सपियर का सोनेट 60 है एक, उसको भी ये लाइन एको करती है. उसमें ये शेक्सपियर ने कहा है, ईच चेंजिंग प्लेस विद दैट विच गोज बिफोर, रिप्लेसिंग. द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड इन एंशियंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन. तो ऐसा नहीं है कि आज मैं सुन रहा हूँ, ऐसा है कि कल वो लोग भी सुनते थे. द बर्ड सॉन्ग्स, इट लिंक्स पास्ट एंड प्रेजेंट. मेरे एंशियंट, मेरे बुज़ुर्गों ने भी ये गाने सुने हैं तुम्हारे, मैं आज सुन रहा हूँ, आगे की जनरेशन हम भी सुनते हैं. द सेम मेलोडी, परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ थ्रू द सैड हर्थ ऑफ रूथ व्हेन सिक फॉर होम. तो यहाँ पे कीट्स इमेजिन कर रहे हैं दैट ये जो गाना है, इट वंस comforted Ruth, biblical figure, who after the death of her husband journeyed to a foreign land and felt the ache of exile and longing. So sad heart, sick for home, होम सिकनेस को कैप्चर कर रहे हैं, इमोशनल वल्नरेबिलिटी को कैप्चर कर रहे हैं, जो कीट्स की अपनी कंडीशन को मिरर कर रही है. शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलियन कॉर्न. तो एक ब्यूटिफुल पॉइग्नेंट इमेज है, रूथ की ही बात कर रहे हैं ये. Crying in a foreign field of grain, surrounded by unfamiliar people and land, she stood in tears amid the alien corn fields. The same that oft times hath charmed magic casements, opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn. The song has also, Keats says, charmed magic casements, enchanted windows in mythical faraway places. तो ये जो इमेज है ऑफ विंडोज ओपनिंग ऑन फोम कवर्ड सीज, दे सजेस्ट एडवेंचर, डेंजर, अननोन, और फेरी लैंड्स फॉरलोन इवोक
this lost magical realms, possibly places of imagination, dreams, or death. Next, stanza 8. Forlorn, the very word is like a bell, to toll me back from thee to my soul itself. Forlorn. तो पिछला जो स्टैंजा एंड हुआ था, फेरी लैंड्स फॉरलोन, ऐसे हुआ था. इट जोल्ट्स द स्पीकर बैक टू रियलिटी, एकदम से फॉरलोन, अभी तक खोया हुआ है वो, नाइटिंगेल के म्यूज़िक में चला गया है, एस्केप कर गया है. सो इट्स लाइक अचानक से घंटी बज गई, बेल टोलिंग, फ्यूनरल की या चर्च की, ऑफन एसोसिएटेड विद डेथ, एंडिंग्स और अवेकनिंग्स. दिस सडन साउंड पुल्स हिम बैक, रियलिटी में वापस आ जाते हैं. तो लिखा है ना, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, फॉरलोर्न, जैसे कोई बुला रहा है, अरे उठो. टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू द सोल सेल्फ, तुमसे मैं वापस आ रहा हूँ. अड्यू, द फैंसी कैनॉट चीट सो वेल एंड शी इज़ फेम्ड टू डू डिसीविंग एल्फ. स्पीकर बोल रहा है बाय बाय टू दिस फैंसी इमेजिनेटिव पोइटिक इल्यूजन जिसमें मैं अभी तक था, एडमिटिंग कि मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकता. इट कैनॉट फुली डिसीव और सस्टेन एस्केप फ्रॉम रियलिटी. Adieu, adieu, thy plaintive anthem fades, past the near meadows over the still streams. Plaintive anthem, haunting song या जो sorrowful song है नाइटिंगेल का, it begins to fade away now. Physically भी, emotionally भी. Sound moves beyond the meadows, indicating the speaker's return to the eternal world. Up the hillside and now it is buried deep. जैसे इमेजिन करो बर्ड उड़ रहा है अप, फिर धीरे धीरे चला गया दूर और आवाज़ चली गई. राइजेज अप द हिल साइड एंड देन डिसअपियर्स इनटू द डिस्टेंट वैलीज, बिकमिंग बेरीड डीप. इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम? फ्लेड इज दैट म्यूजिक, फे वेकिंग ड्रीम ऑक्सीमोरॉन है. तो अब ही एंड द पोम एक्चुअली एंड्स इन अनसर्टेनिटी. स्पीकर वंडर कर रहा है कि ये सच में हुआ मेरे साथ या मैं सपना देख रहा था. Do I wake or sleep? Last line. It's a final question. Do I wake or sleep? तो मैं क्या करूं? इस रियलिटी में आ जाऊं या उसी एस्केप में रहूं? Ambiguity, ambiguous consciousness, एज दो जो बाउंड्री है रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच या स्लीप और वेकफुलनेस के बीच, लाइफ और डेथ के बीच, वो ब्लर हो गई है. So this closing line, it gives us Keats का romantic theme of negative capability again, to remain in uncertainty and mystery. Okay? So Keats का जो poem है, it traces an intense emotional and this imaginative journey from pain and melancholy to ecstatic identification with the nightingale's song, and finally sobering to the sobering recognition of human mortality. Nightingale becomes a symbol of eternal art, natural beauty, poetic imagination. ठीक है? That's it. That's about the poem. I hope you've understood. I think you can write any question that comes. Just practice और हो जाएगा. Bye bye.